Hello guys, welcome to 32nd episode of Global and Indian Affairs. So आज 1 जून का करंट इवेंट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या है? सबसे पहला इवेंट है तेलंगाना स्टेटहुड डे, तेलंगाना स्थापना दिवस, ठीक है, जो 2 जून को ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। So India's 29th state, Telangana, which was founded on June 2nd in the year 2014, will celebrate its formation day on June 2nd, ठीक है। सो कल के दिन तेलंगाना स्थापना डे ऑब्जर्व किया जाएगा। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। Telugu speaking regions of Hyderabad were merged with Andhra Pradesh on November 1st, 1956 to form a unified state, specifically by sculpting the state from erstwhile Madras. Telangana region witnessed a protest for a new state since 1969, and in 1972 a distinct Andhra Pradesh was formed, जय आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। सो बेसिकली 1956 में क्या हुआ था, मद्रास में जो तेलंगाना स्पीकिंग लोग थे, ठीक है, उनको आंध्र प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया था बाय कार्विंग देम आउट फ्रॉम मद्रास, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ रीजनल डिस्टिंक्शन, ठीक है, तो ये तेलंगाना एंड आंध्रा लोगों में बनी बनावट नहीं हुई, ठीक है, जिसके वजह से 1972 में एक जय आंध्रा मूवमेंट लॉन्च हुआ था, जिसमें ये डिमांड किया गया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो लोकल मतलब लोग हैं उनको डिवाइड कर दिया जाए इनटू सेपरेट स्टेट्स। हाउएवर ये जो डिमांड है ये फ्रूशन में आया इन February 2014, ठीक है। द तेलंगाना बिल was passed by the Congress Working Committee and the BJP in the Lok Sabha after nearly 40 years of protest. In 2014, the bill was introduced in Parliament and the Andhra Pradesh Reorganization Act received its approval. According to the bill, Telangana was constituted by 10 districts in northwestern Andhra Pradesh, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 2 जून 2014 को 29 स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2023 कब ऑब्जर्व किया गया? आज के दिन 1 जून। आज के दिन वर्ल्ड मिल्क डे भी था, बट उसका इवेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कल के दिन डिस्कस कर लिया था, ठीक है। द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 1 जून टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पेरेंट्स इन द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन। The inaugural observance of the Global Day of Parents took place in 2013. So Global Day of Parents फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 2013 को, ठीक है। Inception of the Global Day of Parents can be traced back to 1983 when Economic and Social Council and the Commission for Social Development called upon Secretary General to prioritize family-related issues. Subsequently, in 1989, United Nations General Assembly declared 1994 as the International Year of the Family, highlighting the significance of families. The day was finally established by UN General Assembly in 2012 with the aim of creating awareness about the right and responsibilities of parents and significance of parenting, ठीक है। एनीवे सो हमारे लिए इस इवेंट से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व किया जाता है 1 जून को। फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 2013 को, ठीक है। एंड 1989 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 1994 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली, ठीक है। एंड डे जो है वो फाइनली एस्टेब्लिश किया गया था यूएन जनरल असेंबली बाय द यूएन जनरल असेंबली 2012। सो डे को फाइनली एस्टेब्लिश किया गया था 2012 को, ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम 2013 को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज ऑब्जर्व 1 जून, ठीक है। व्हेन वाज इट फर्स्ट ऑब्जर्व 2013, व्हेन वाज इट फर्स्ट एस्टेब्लिश 2012, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कब डिक्लेयर किया था? 1994 में, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ बूस्टिंग कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इट्स नेबर्स इंक्लूडिंग नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, EU delegation to India and Asian Confluence jointly organized the India European Union Connectivity Conference in Shillong, मेघालय, ठीक है। तो आज के दिन स्टार्ट हुआ है, कल के दिन एंड हो जाएगा। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो गया? शिलोंग, मेघालय में, ठीक है।
Conference is an outcome of the India-European Connectivity Partnership launched during the India-European Leaders Meeting in May 2021. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप थोड़ा सा यही ध्यान में रखिएगा कि इंडिया यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, शिलोंग मेघालय में। ठीक है, बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस के तहत नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश में कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए वही डिस्कशन हुआ। ठीक है, या वही एम था इस कॉन्फ्रेंस का। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत रिलीज्ड द रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस अंडर द जल जीवन मिशन स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन। ठीक है, which was organized from 2nd October 2022 to 31st March 2023. ठीक है, to impress upon the states union territories to make concerted efforts towards taking up water quality monitoring and surveillance activities as supply of water, safe water has been one of the key considerations under Jal Jeevan Mission. Performance of states union territories was also measured during the campaign. The states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Madhya Pradesh emerged as the best performing states during the campaign. ठीक है, तो ये 4 स्टेट जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स का खिताब मिला है इनको। अभी रैंक कुछ दिया नहीं था, जिस जो गवर्नमेंट का आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें कोई रैंकिंग दिया नहीं है, तो इसलिए रैंकिंग का बात मैं यहाँ पे बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अगर सब्सिक्वेंटली फ्यूचर में कोई अपडेट मिलता है कि हाँ ये एक्चुअली रैंकिंग था, ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल इतना ही न्यूज आया है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स का खिताब मिला है। ठीक है, अंडर द स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन के अंतर्गत कितने स्टेट्स को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स का खिताब मिला है? ठीक है, 4 स्टेट्स को। ठीक है, सो 4 स्टेट्स। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। श्री हरदीप एस पुरी सिंह पुरी, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कॉम्प्लीमेंटेड द पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम ऑन इट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 मोमेंटस ईयर्स। ठीक है, तो 3 साल हो गया है। कल के दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 5 साल हो गया है। पीएम स्वनिधि हैज लेड एन unparalleled wave of financial inclusion and digital literacy in India's cities and towns that has provided dignity and stability to street vendors. So ये स्कीम जो है बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनके लिए निकाला गया था। ठीक है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। कब निकाला गया था? 1 जून 2020 को। एम टू रिस्टोर स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान विद इन स्ट्रीट वेंडर्स has become one of the fastest growing microcredit schemes of the government of India and has provided citizens access to credit and linkages to social security schemes. ठीक है, तो डिफरेंट सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड किया गया था ये स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप वाज आल्सो लॉन्च्ड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स टू ईज द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड प्रोवाइड वेरियस इन्फॉर्मेशन टू स्ट्रीट वेंडर्स रिगार्डिंग द स्कीम। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पीएम स्वनिधि स्कीम किन लोगों के लिए, किन लोगों को टैकल करता है, या किन लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड करता है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। कब निकाला गया था? 1 जून 2020। इस साल कितना ईयर्स कंप्लीट किया? 3 ईयर्स। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। श्री पी उपाध्याय INAS हैज टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट एट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, सो पी उपाध्याय को डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट बना दिया गया है। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट? पी उपाध्याय। सो ये है पी उपाध्याय। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। NHPC लिमिटेड एंड विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड नेपाल साइंड एन MOU इन न्यू दिल्ली फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुकट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, सो ये फुकट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे डेवलप होगा? नेपाल में। ठीक है, आपको पता ही होगा, मैंने पहले बोला था कि पीएम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो आज के दिन, सॉरी आज नहीं कल के दिन 31 मई को इंडिया आने वाले थे। ठीक है, तो
उसी के दौरान, तो उसी मीटिंग के दौरान ये जो न्यूज़ है, ठीक है, आया है, ये डेवलपमेंट हुआ है। तो कल के दिन आए थे, आज के दिन ये डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल यूज द फ्लो फ्रॉम द कर्नाली रिवर फॉर पावर जनरेशन एंड जनरेट पावर विल बी फेड इनटू इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम ऑफ नेपाल। इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट शैल बी 480 मेगावाट विद एवरेज जनरल जनरेशन ऑफ 2448 गीगावाट आवर। एनीवे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि फुकट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे सेटअप किया गया है, कौन से कंट्री में, नेपाल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। श्री राजेश अग्रवाल, Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, felicitated the winning team of IDCA Tri-Nation ODI for the DEF 2023। So एक IDCA Tri-Nation ODI हुआ था मई के बिगिनिंग में, ये 29 अप्रैल से 5 मई, ठीक है। सो आज के दिन उनको बेसिकली फेलिसिटेट किया गया, ठीक है। और ये IDCA Tri-Nation ODI फॉर द डेफ 2023 जीता है बेसिकली इंडियन टीम में। तो फेलिसिटेट किसको किया गया है, इंडियन टीम को, ठीक है। तो ये कोलकाता में इवेंट हुआ था। इंडियन डेफ क्रिकेट टीम won the IDCA Tri-Nation ODI for the DEF 2023 by defeating Bangladesh team by record 166 runs, ठीक है। द डेफ ICC ODI वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन कतार। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डेफ ICC ODI वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, कतार में। ट्राइनेशन IDCA Tri-Nation ODI फॉर द डेफ किसने जीत लिया है, इंडिया ने, ठीक है। The Indian Deaf Cricket Association is a governing body for deaf cricket in India and a member of DICC, Deaf International Cricket Council, which closely works with ICC to promote cricket amongst deaf cricketers globally, ठीक है। Anyway, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दो चीज, IDCA Tri-Nation ODI और डेफ किसने जीता है, इंडिया ने, एंड डेफ ICC ODI वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, कतार, बस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ अश्वनी कुमार, जो कि इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करेंटली थे, ठीक है, एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO यूको बैंक। तो अभी MD एंड CEO यूको बैंक किसको बना दिया गया है, अश्विनी कुमार को। ये है अश्विनी कुमार। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में। बैंक फाउंडर कौन है, GD बिरला, फाउंडेड ऑन 6 जनवरी 1940, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक, अश्विनी कुमार। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। According to the data released by Comptroller General of Accounts, the central government met its fiscal deficit target of 6.4% of GDP for 2022-23. The government is looking to reduce its fiscal deficit to 5.9% of GDP this year and 4.5% by 2025-26. So 2022-23 में कितना बोला है, कितना टारगेट दिया था, 6.4%, जो अचीव हो गया है, ठीक है। 2023-24 में कितना बोला है, 5.9% ऑफ GDP, ठीक है। एंड 2025-26 में कितना बोला है, 4.5% ऑफ GDP, ठीक है। तो ये तीन फिगर्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। In a proactive move to address potential disruptions caused by catastrophic events or volatile situations, the Reserve Bank of India, in its latest annual report for 2022-23, unveiled a new initiative, the Lightweight Payment and Settlement System, LPSS, ठीक है। सो LPSS किसने अनवेल कर दिया है, RBI ने। क्यों अनवेल किया है, टू एड्रेस पोटेंशियल डिसरप्शंस कॉज्ड बाय कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स और वोलेटाइल सिचुएशंस, ठीक है। This innovative system aims to provide uninterrupted financial services even when conventional payment systems are temporarily unavailable due to disruptions in the underlying information and communication infrastructure. So, वार हो गया या फिर सुनामी हो गया, वेदर का कोई कैलामिटी हो गया, ठीक है, देन उस टाइम पे ये LPSS सिस्टम जो है उसको लागू किया जाएगा, ठीक है, for financial service, providing various financial services. Traditionally, payment systems such as real-time gross settlement, national electronic fund transfer, and unified payments interface have relied on complex wired networks and advanced IT infrastructure to handle large volumes while ensuring sustained availability. However, these systems are susceptible to being rendered inoperative during natural calamities or periods of war, posing a significant challenge to the stability of the economy. ठीक है,
तो ये आर टी जी एस NEFT UPI ये सब सिस्टम जो है थोड़ा सा हेवी सिस्टम्स है, यानी इनको वार या फिर कैलामिटी में रन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इसीलिए एक LPSS सिस्टम बनाया गया है बाय RBI, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। सो ऊपर वाले इवेंट से क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा LPSS सिस्टम टू एड्रेस पोटेंशियल डिसरप्शंस कॉज्ड बाय कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स किसने, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया या लॉन्च किया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इवेंट क्या है, द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अजय यादव वाज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है, ये है अजय यादव, ठीक है। SECI is a Miniratna category central public sector enterprise incorporated in 2011. It is the primary implementing agency of the Ministry of New and Renewable Energy for renewable energy schemes and projects towards fulfillment of India's international commitments. ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व किसका है, SECI का, ठीक है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड उसके MD किसको बना दिया गया है, अजय यादव को। SECI was founded on 9 September 2011, हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, SECI का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, अजय यादव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Razorpay in partnership with Axis Bank and NPCI announced the launch of Turbo UPI. सो टर्बो UPI लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, that allows customers of online merchants to make UPI payments directly without getting redirected to a third party UPI app during checkout. सो नॉर्मली क्या होता है, आप कोई भी पेमेंट या सॉरी नॉट पेमेंट आई मीन कोई भी मर्चेंट वेबसाइट से या फिर ऐप से, ठीक है, जैसे मिंत्रा हो गया, ज़ेरोधा हो गया, ये सब से कोई भी किसी भी तरीके का पेमेंट करने जाते हैं तो आपको जो रेस्पेक्टिव UPI ऐप्स है उसमें डायरेक्ट करता है। बट रेजरपे ने क्या किया, रेजरपे ने इसका एक सोल्यूशन निकाल दिया है, टर्बो UPI नामक एक ऐप लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिससे UPI पेमेंट जो है डायरेक्टली आप कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू ये सारे थर्ड पार्टी ऐप्स, ठीक है, आप डायरेक्टली ऐप से ही UPI पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रूल्ड आउट ए न्यू फाइनेंशियल स्कीम कॉल्ड नामो शेतकारी महासन्मान योजना अंडर विच मोर देन 1 करोड़ फार्मर्स इन द स्टेट विल नाउ बी पेड ₹6,000 एनुअली, ठीक है। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, नामो शेतकारी महासन्मान योजना लॉन्च कर दिया है, यहाँ पर ₹6,000 एनुअली फार्मर्स को पे किया जाएगा। तो महाराष्ट्र फार्मर्स को अभी बेसिकली 12,000 रुपये मिलेगा, 6,000 फ्रॉम सेंट्रल स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एंड 6,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम नामो शेतकारी महासन्मान योजना, ठीक है। The government will bear the cost of 6,900 crore for the direct transfer to farmers, and it is expected to benefit 1.15 crore agrarian farmers families. In addition to this, farmers will get crop insurance at just ₹1. In previous scheme, farmers had to pay 2% of premium on crop insurance. The state government will now pay the installment, and state exchequer will bear a cost of ₹312 crore for this. Anyway, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नामो शेतकारी महासम्मान योजना कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। कितना पेमेंट किया जाएगा टू द फार्मर्स, ₹6,000 एनुअली, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम कब लॉन्च किया गया था, 2019 में, ठीक है। बस उससे ज़्यादा कुछ जाने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रिसेंटली रिलीज द हंगर हॉटस्पॉट्स FAO WFP early warnings on acute food insecurity June to November 2023 outlook report, ठीक है। According to the report, acute food insecurity is likely to deteriorate further in 18 hunger hotspots comprising a total of 22 countries during the outlook period from June to November 2023. In 8 of these hunger spots, Afghanistan, Haiti, Nigeria, Sahel, Somalia, South Sudan, Sudan and Yemen, humanitarian action is critical to prevent starvation and death. So ये सारे 8 हंगर स्पॉट्स में सिचुएशन काफ़ी ग्रीन है, ठीक है, काफ़ी क्रिटिकल है। दूसरे भी कंट्रीज हैं जहाँ पे
वेरी हाई कॉन्सर्न फॉर फूड इनसिक्योरिटी देखा गया है। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये रिपोर्ट याद रख लीजिए कि हंगर हॉटस्पॉट्स हाउ WFP। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हंगर हॉटस्पॉट्स अर्ली वार्निंग्स ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी किसने रिलीज किया है। ठीक है, हाउ एंड WFP। ठीक है, थोड़ा सा कस्टमाइज करके रिपोर्ट का नाम दे सकते हैं, क्योंकि हाउ WFP दिखा दिया तो आंसर तो आपको पता ही चल जाएगा। दूसरा है कि हाउ मेनी हंगर हॉटस्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द रिपोर्ट 18। ठीक है, तो ये दो चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और कितने हंगर हॉटस्पॉट्स में ह्यूमैनिटेरियन एक्शन इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट स्टार्वेशन एंड डेथ बोला गया है 8 हंगर हॉटस्पॉट्स में। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। टूरिज्म डिपार्टमेंट अंडर यूपी गवर्नमेंट अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल कुंभ म्यूजियम एज ए पार्ट ऑफ महाकुंभ 2025 in the city of Sangam in Prayagraj. This museum will be built at a cost of rupees 60 crore. तो डिजिटल कुंभ म्यूजियम कहाँ पे बनाया जाएगा, प्रयागराज में। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। केरला गवर्नमेंट launched a project to turn every rooftop in Thiruvananthapuram into a solar producing station, thereby making its capital the largest solar city in India. So क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following state governments recently launched a project to turn every rooftop in its capital city into a solar producing station, या फिर to turn its capital into the largest solar city in India. Answer is Kerala government. ठीक है, a 3-day expo was inaugurated by the Kerala government and ANERT, Agency for New and Renewable Energy Research and Technology, where the public could learn about and buy several solar energy systems to implement the central scheme that was launched by PM on July 30th, 2022. ठीक है, सो हमारे लिए पहला लाइन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नोटिफाइड एन ई-अपील स्कीम एम्ड एट रिड्यूसिंग पेंडेंसी ऑफ अपील्स एट द लेवल ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर्स। सो ई-अपील स्कीम किसने ब्रॉच या फिर रिलीज किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, बाकी ये सेक्शन 246 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया गया है इसको ई-अपील स्कीम को लॉन्च करने के लिए, एज वेल एज फाइनेंस एक्ट ऑफ 2023। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पहला लाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ई-अपील स्कीम किसने लॉन्च किया, CBDT ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Asian Development Bank launched a new country partnership strategy for India. It will focus on accelerating structural transformation and job creation, promoting climate resilient growth, and deepening social and economic inclusiveness in India from 2023-27. तो कौन से बैंक ने ये इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया है, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी CPS फॉर इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है, कब से कब तक फॉलो किया जाएगा, 2023 to 2027। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्च्ड ओडिशा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इनिशिएटिव। इन द फर्स्ट फेज इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन भुवनेश्वर, पुरी एंड कटक सिटीज। तो ओडिशा फॉर AI एंड AI फॉर यूथ। ठीक है, तो दो स्कीम्स लॉन्च कर दिया गया है, नाम से ही पता चल रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने का इनिशिएटिव है। बट सब पहला जो फेज होगा उसमें कितना सिटीज इन्वॉल्व रहेगा, 3 सिटीज। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हाउ मेनी सिटीज विल बी इन्वॉल्व इन द इनिशियल और द फर्स्ट फेज ऑफ ओडिशा फॉर AI और AI फॉर यूथ इनिशिएटिव्स ऑफ द ओडिशा गवर्नमेंट। ठीक है, सो आंसर इज 3। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ मो घरा माई हाउस टू प्रोवाइड क्रेडिट लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस to beneficiaries who face fund crunch to complete or upgrade their houses. तो ओडिशा गवर्नमेंट ने मो घरा माई हाउस स्कीम लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा उन लोगों को जो लोग अपना घर बनाने में असमर्थ रहे हैं। ठीक है, जिनको मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच है, बट ये सब लोगों को नहीं दिया जाएगा, ये स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल को ही दिया जाएगा। देखिए, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द मो घरा स्कीम, फैमिलीज मस्ट आइदर डिसाइड इन कच्चा हाउसेस or possess at least one pakka room with a solid concrete roof. However, families with four-wheelers, members in government service, or possessing irrigated land of 5 acres or more are ineligible for the loan. Notably, beneficiaries belonging to SC/ST category and differently able will receive additional subsidies, making the scheme more inclusive and support.
टिप ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है। सो ये सब लोगों के लिए नहीं है। सो ये जो 4th पॉइंट में जो भी लोग मेंशन किए गए हैं ओमिटेड रहेंगे, जैसे 4 व्हीलर, पीपल विथ फैमिलीज विथ 4 व्हीलर या गवर्नमेंट सर्विस में कोई है, ठीक है, उनके लिए नहीं है। तो क्वेश्चन कैसा बन जाता है, क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि मोघरा स्कीम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोघरा स्कीम विल रिक्वायर है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2150 करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, ठीक है। सो टोटल 2150 करोड़ बजट है। अंडर दिस स्कीम एलिजिबल बेनिफिशियरीज कैन अवेल हाउसिंग लोन ऑफ अप टू 3 लाख। तो 3 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। रिपेमेंट पीरियड कितना है, 10 साल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट का पहला लाइन एंड सेकंड पॉइंट, ये दोनों थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। India and Indonesia completed a joint feasibility study on developing the strategically valuable Sabang port, which is located in the province of Aceh, is 700 किलोमीटर फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। सो इंडिया एंड इंडोनेशिया ने साबांग पोर्ट को डेवलप करने का फैसला किया है या फिर एक स्टडी किया है, ठीक है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से 700 किलोमीटर की दूरी पे है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैंने मैप डाला हुआ है ताकि आपको बेटर समझ में आए। सो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन है इंडोनेशिया, ठीक है। सो ये है सुमात्रा, ये जो पोर्शन है, सो ये सुमात्रा है। और ये यहाँ पे जो इसका टिप है, सुमात्रा का टिप, वहाँ पे है साबांग पोर्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये पोर्ट डेवलप किया जाएगा। ये रहा अंडमान सी, तो यहीं पे कहीं पे अंडमान है, ठीक है। और देखिए और एक चीज़ है, द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ दिस वाइटल पोर्ट वुड अलाउ इंडिया इजियर एक्सेस टू मालाक्का स्टेट। सो ये है स्टेट ऑफ मालाक्का। सो अगर यहाँ पे ये डेवलपमेंट होता है तो ये स्टेट ऑफ मालाक्का में इंडिया को एक्सेस मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो a substantial chunk of the world's good trade passes through the states, as does the vast majority of China's imports of energy. Developing the Sabang port could bolster India's military position vis-a-vis China in the Indian Ocean. So China के अगेंस्ट में काउंटर स्ट्रेटेजी के लिए भी ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए इस पोर्ट का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन कैसा आ जा सकता है इससे कि साबांग पोर्ट जो है कौन सा 2 कंट्रीज मिलकर डेवलप करेगा, इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। साबांग पोर्ट कहाँ पे है, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ये 2 आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस एजेंसी reveal its aim to launch the Emirates mission to the asteroid belt EMA that lies between Mars and Jupiter. So United Arab Emirates EMA mission launch करेगा to reveal its plan to launch the Emirates mission to the asteroid belt that lies between Mars and Jupiter. So जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, एमा मिशन जो है लॉन्च करेगा, ठीक है। The UAE first announced its plans on the 6-year ambitious journey to the main asteroid belt in 2021. The EMA aircraft will be named after Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ठीक है। It will be called the Ambient Explorer. शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम जो है वहाँ के किंग है, ठीक है। सो इसका स्पेसशिप का नाम रखा जाएगा एम्बियर एक्सप्लोरर। एम्बियर एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया जाएगा, 2028 को। एस्टेरॉयड में फर्स्ट एस्टेरॉयड में पहुंचेगा 2030 को, ठीक है। 7 एस्टेरॉयड स्टडी करेगा एंड एक एस्टेरॉयड में लैंड करेगा जिसका नाम है जस्टिटिया इन अप्रैल 2034, ठीक है। बाकी जो 6 एस्टेरॉयड्स है उसका नाम मैंने दे दिया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, एमिरेट्स मिशन टू द एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। एमा कौन सा कंट्री लॉन्च कर रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कौन सा 2 प्लैनेट के बीच का एस्टेरॉयड बेल्ट स्टडी करेगा, मार्स एंड जुपिटर। जो स्पेसशिप या स्पेसक्राफ्ट यूज किया जाएगा उसका नाम क्या है, एम्बियर एक्सप्लोरर, ठीक है। चलते हैं हमारे लास्ट इवेंट पे। Securities and Exchange Board of India has constituted an intermediary advisory committee with 21 members
to advise the market regulator on changes in legal framework and increasing transparency in the functioning of market intermediaries like stock exchanges, depository participants. ठीक है. The committee will be chaired by former SEBI executive director S. Ravindran. So इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. SEBI ने recently इंटरमीडिएरी एडवाइजरी कमेटी बनाया है जिसका स्ट्रेंथ कितने हैं 21 मेंबर्स और इसका चेयर कौन है एस रविंद्रन. ठीक है. तो ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लास्ट लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे डाल के रखा है मैंने. ठीक है. तो चलिए थोड़ा सा 1 जून का क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स रिसेंटली लॉन्च्ड नामो शेतकारी महासन्मान योजना. महाराष्ट्र गवर्नमेंट. Who among the following was recently appointed as the MD and CEO of UCO Bank? अश्वनी कुमार. ठीक है. गिरीश सी मुर्मू है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. प्रवीण के श्रीवास्तव है हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. ठीक है. और श्री किशन एच शर्मा थे MD एंड CEO ऑफ कर्नाटका बैंक, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. यूको बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. कोलकाता. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल फिनटेक कंपनी रिसेंटली लॉन्च टर्बो UPI. Razorpay. According to the latest data released by Comptroller General of Accounts, the central government met its fiscal deficit target of 6.4% for 2022-23. 5.9% है अगले साल का टारगेट. ठीक है. Who among the following was recently appointed as the MD of Solar Energy Corporation of India Limited? Ajay Yadav. The India European Union Connectivity Conference 2 बार आ गया है. इसको थोड़ा सा काट देते हैं. ठीक है. The India European Union Connectivity Conference was recently held in which of the following states? Meghalaya. Global Day of Parents is observed on which of the following days? 1st June. SEBI Intermediary Advisory Committee to advise the market regulator on changes in legal framework and increasing transparency in the functioning of market intermediaries will be headed by S. Ravindran. According to the recently released Hunger Hotspots FAO WFP early warnings on acute food insecurity report, how many hunger hotspots have been identified to face further deterioration in acute food insecurity? 18. India, along with which of the following countries, recently completed a joint feasibility study on developing strategically valuable Sabang port? Indonesia. The Mo Ghara My House scheme to provide credit-linked financial assistance to beneficiaries who face fund crunch to complete or upgrade their houses was launched by which of the following state governments? Odisha. ठीक है. In the recently launched Odisha for Artificial Intelligence and Artificial Intelligence for Youth initiative by Odisha CM, how many cities will be targeted in the first phase? 3 cities. The UAE Space Agency recently revealed its plan to launch the Emirates mission to the asteroid belt that lies between planets Mars and Jupiter. The lightweight payment and settlement system was recently unveiled by which of the following organizations? RBI. Digital Kumbh Museum will be constructed in which of the following cities? Prayagraj. Recently, which of the following state governments announced its plan to make its capital the largest solar city in India? Kerala. Itka Tri-Nation ODI for the DEF 2023 was won by which of the following countries? India. Pokot Karnali hydroelectric project will be constructed in which of the following nations? Nepal. How many states have been adjudged as the best performing states under the Jal Jeevan Mission Swachh Jal Se Suraksha campaign 2022-23? 4 states. ठीक है. तो गाइज आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल के एपिसोड में. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स पे बताइएगा. तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल के एपिसोड में. गुड नाइट एंड थैंक यू.